8 दिसंबर को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे शुभारंभ। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। सोमनाथ मंदिर में आज दर्शन करेंगे शाह। माटी कला महोत्सव में लेंगे भाग। हजारों कलाकार दिखाएंगे प्रतिभा। संसद सत्र से पहले आज होगी सरकार की सर्वदलीय बैठक। विंटर सेशन में 15 बैठकों का होगा आयोजन। दिल्ली हाई कोर्ट में यूसीसी से जुड़ी याचिकाएं खारिज। कोर्ट बोला विधि आयोग इस पर काम कर रहा, हवाला कानून बनाने को नहीं कह सकते। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का बदला ग्रेडिंग सिस्टम। अब 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में परसेंटेजेस नहीं, सिर्फ ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। एमपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट। कश्मीर के कुपवाड़ा में एवलांच की चेतावनी। मुगल रोड पर 2.5 फीट तक बर्फ जमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की मीटिंग आज शाम 5 बजे होगी। बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की मीटिंग आज। लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली से खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की मीटिंग आज। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की मीटिंग आज। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की मीटिंग आज। लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर करेंगे चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक।
लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 4 दिसंबर को होगी धामी कैबिनेट की बैठक। सचिवालय में सीएम की होगी कैबिनेट बैठक। बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा आ सकते हैं प्रस्ताव। मजदूर नीति को बढ़ाने वर्ष 2004 से 2005 के बीच जारी विज्ञप्ति। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने की मांग। प्राइवेट हेलीपैड बनाने की अनुमति दिए जाने। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से संबंधित कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है? कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। देखिए यशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक 4 तारीख को होगी। सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो इस बैठक में शिरकत करेंगे और कहीं ना कहीं जो 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना है यशी। और इसमें चाहे फिर वो कर्मचारियों के प्रस्तावों की बात करें, चाहे फिर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन दिसंबर इसी महीने होने जा रहा है उसकी बात करें, तो इससे संबंधित तमाम जो प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में आएंगे। कर्मचारियों के कुछ एक प्रस्ताव हैं जो कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द पूरा हो, इसको लेकर के भी इस बैठक में प्रस्ताव आ सकता है। तो कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, जिसमें कि कर्मचारियों और इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसके अलावा प्राइवेट हेलीपैड बनाने जैसे तमाम जो प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में आ सकते हैं। बिल्कुल अंकित, अगर हम बात करें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भी इस पे चर्चा की जा सकती है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए 8 और 9 को देहरादून में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। सरकार ने 2.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा है यसी, और लगातार इसकी तैयारियां की जा रही है। देहरादून के FRI में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 200 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हो चुके हैं। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार इस पर कटाक्ष किया जा रहा है, क्योंकि साल 2018 में भी एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में हुआ था, लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि उसका एक भी रुपए जो है वो धरातल पर नहीं उतरा है। जो MOU की बातें कही गई थी वो सब चीजें हवा हवाई थी। इस संबंध में लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि उसकी कोशिश है कि इस इन्वेस्टर समिट का जो MOU साइन हुए हैं वो जमीन पर दिखें। सरकार की तरफ से लैंड बैंक तैयार किया गया है और इसके साथ ही सरकार को पूरी उम्मीद है कि जो 2.5 लाख करोड़ से अधिक का जो लक्ष्य रखा गया है वो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से सरकार हासिल कर लेगी और निश्चित ही आने वाले समय में जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिलने में मदद मिलेगी। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें 4 दिसंबर को धामी कैबिनेट की बैठक होनी है। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। लखनऊ से खबर, जहां पर शाइन सिटी के निदेशक का करीबी अभिषेक सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने राशिद नसीब के करीबी अभिषेक को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने अभिषेक सिंह को 6 दिन की ईडी रिमांड की मंजूरी दी है। मामले में करीब 250 से ज्यादा FIR दर्ज की जा चुकी है। राशिद नसीब ने लोगों से वसूली के लिए एजेंट बनाया था। मामले में ईडी 128 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है।
कोर्ट ने अभिषेक सिंह की 6 दिन की रिमांड ईडी को सौंपी। मामले में करीब 250 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आज पश्चिमी यूपी में कोहरा रहेगा। आपको बता दें कि पूर्वी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के 25 शहरों में अलर्ट जारी किया गया। 12 शहरों में हल्की बारिश की संभावना। अब 5 दिसंबर तक बरसेंगे बादल। अयोध्या सबसे ठंडा रहा। चक्रवाती तूफान ने बिगाड़ा मौसम। उत्तर प्रदेश के 25 शहरों में अलर्ट। 12 शहरों में हल्की बारिश की संभावना। अब 5 दिसंबर तक बरसेंगे बादल। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। और सबसे पहले हम चलेंगे बुलंदशहर में। अनिल मेड़ा हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अनिल, अगर हम बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर मौसम का क्या हाल है? देखिए, इसी बिल्कुल अगर जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में अभी तक मौसम को लेकर किसी तरह की कोई भी परेशानी लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। अगर मौसम की बात करें तो मौसम पूरी तरह से अभी यहाँ साफ बना हुआ है। अगर बात कोहरे की करें तो कोहरा करीब रात में 3 बजे शुरू होता है और सुबह करीब 9 बजे तक कोहरा पड़ता है। तो उसको लेकर प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो प्रशासन ने अभी कोहरा पड़ने से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि प्रशासन ने जो तमाम नगर पालिका और ग्राम प्रधान और तमाम जितने भी जो मिल है उनको सभी को निर्देश दिए, जिस तरह से गन्ना के जो बड़े बड़े ट्रोला चल रहे हैं उन पर जो रेड कलर के रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जो दूर से आने वाले जो वाहन दूर से ही वो रिफ्लेक्टर जो उससे एक रोशनी तो चमकते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट ना होने की शंका से बचा जा सके। तो उसको लेकर लगातार सड़कों पर जो पुलिसकर्मी है लगातार ड्यूटी दे रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि कोहरे को देखते हुए और जो सर्दी का जो आने वाला समय सर्दी का है और उसको देखते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। जो रेड लाइट है उनको उनका प्रयोग जो खराब पड़ी है उनको भी सही करा रहे हैं। जो सही नहीं कर रहे हैं तो उनके चालान भी काटे जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। तो लगातार जनपद बुलंदशहर में अगर मौसम की बात करें तो फिलहाल जिस तरह से अगर ये बात 11 बजे है, 11 बजे की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर पूरी तरह से सही बना हुआ है। लोगों को सर्दी का बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है। अगर बात की जाए सर्दी की तो बुलंदशहर में जो सर्दी का जो मौसम है वो करीब रात शाम 7 बजे से और सुबह 9 बजे तक की सर्दी का जो माहौल है। और बाकी अगर मौसम इस तरह की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और मौसम पूरी तरह से साफ है, ना ही किसी तरह की कोई परेशानी है। हालांकि जो लोगों का जो कहना है, जो मौसम विभाग का बुलंदशहर जो मौसम विभाग का कहना है, उनका कहना यह है कि जिस तरह से आज जो 2 तारीख है, 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक कहीं ना कहीं जो जिसमें बारिश जरूर हो सकती है। लेकिन उन्होंने बुलंदशहर में बारिश के लिए मौसम जो विभाग है उसने कहा है कि बुलंदशहर में किसी तरह की अभी 5 तारीख तक कोई भी बूंदाबांदी होने की संभावना नहीं है। अब ये तो देखना ये होगा कि परमात्मा की जो माया है वो कि बुलंदशहर बारिश होती है नहीं। लेकिन अन्य अगर मौसम विभाग की बात करें तो 25 जिलों में रेड अलर्ट बरसात को लेकर जारी किया है। तो उसको लेकर बुलंदशहर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और लोगों को लगातार जागरूक भी करा है। नगर पंचायत में रैन बसेरे भी बना दिए गए हैं, नगर पालिकाओं में रैन बसेरे बना दिए गए। जो लोगों को जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, सभी से जो किसी सर्दी का किसी तरह से परेशानी सामने
ना आ सके, तो उसको लेकर प्रशासन अभी से तैयारियों में जुटा हुआ है और किसी तरह की जो आने वाली जो समय उस समस्या को लेकर भी पूरी तरह से निपटने के लिए प्रशासन ऐसी तैयार है और लगातार लोगों को जागरूक भी पुलिस के द्वारा लगातार किया जा रहा है। जो अधिकारी है वो भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी तरह की जो सर्दी में जो कहीं परेशानी है तो उसको लगातार उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है प्रशासन की तरफ से। कंट्रोल रूम बनाया गया जनपद बुलंदशहर में, उसको लेकर उन्होंने कहा कि कहीं ठीक है, किसी तरह की वापस समस्या आएंगे अनिल आपके पास, आगे इस पर बातचीत करेंगे। पवन तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना, साथ ही साथ मौसम का क्या हाल है लखनऊ में? तो पहाड़ों पर पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश में मौसम परिवर्तन हुआ था, जिसको लेकर 4 दिसंबर तक हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही साथ कुछ इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जो है उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है। बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो मौसम साफ रहा। दिन में सुबह व शाम के समय कोहरा जरूर छाया रहा। कोहरा छाने की वजह से जो ये यातायात के साधन है उन पर काफी असर पड़ा है। वहीं आज का जो मौसम विज्ञान विभाग ने आज की जो चेतावनी जारी की, उसमें सुबह और शाम के समय कोहरा रहने के साथ साथ दिन में मौसम साफ रहेगा और धूप खुलेगी। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगभग 4 दिसंबर तक एकदम हल्की बारिश और घना कोहरा छाने की जो चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दी गई है। वही मौसम वैज्ञानिक जो लखनऊ के हैं मौसम विभाग वैज्ञानिक है मोहम्मद दानिश, उन्होंने बताया है कि 4 दिसंबर तक जो बारिश होगी उसके बाद जो है तापमान में हल्की कमी आना शुरू हो जाएगी। फिलहाल 5 दिन तक जो है कोई विशेष बदलाव तापमान में होने की संभावना नहीं है और उसके बाद तापमान में हल्की कमी आएगी। अगर पूरे फरवरी माह तक की बात की जाए, मौसम विज्ञान विभाग ने इसको एक अलर्ट जारी किया है कि इस बार जो ठंडक का मौसम है विशेष बहुत ज्यादा ठंडक नहीं रहेगी, नॉर्मल ठंडक पड़ेगी और दिसंबर के माह में भी जो है ठंडक नॉर्मल ही रहेगी और जो सामान्य तापमान होता है उसी के करीब या उससे थोड़ा कम रहेगा। तो फिलहाल कोहरे का जो है असर साफ तौर से उत्तर प्रदेश में लगातार सभी शहरों को देखा जा रहा है, जिससे जो ट्रेन है, बस है और वायु मार्ग के जो विमान है वो कहीं न कहीं जरूर अपने तय समय से विलंबित चल रहे हैं। बाकी अभी ठंडक का जो असर है वो उतना ज्यादा लोगों पर नहीं पड़ रहा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें पवन, यहाँ पर जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि ज्यादा ठंड नहीं रहेगी, तमाम चीजें, लेकिन क्या गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात की जाए यातायात के साधनों की, तो सभी साधनों, चाहे वो रेलगाड़ी की बात हो या वायु मार्ग की बात हो या सड़कों की बात हो, तो कोहरे ने जो है रफ्तार थामने का कार्य किया है और आने वाले दिनों में घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो जिस तरह मौसम विज्ञान विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, आगे आने वाले दिनों में घना कोहरा पड़ेगा। बारिश जो पड़ रही है, बारिश के 4 दिसंबर के बाद फिर से जो है घने कोहरा जो है लगातार पड़ता रहेगा, तो उससे कहीं न कहीं यातायात के साधनों पर बुरा असर पड़ा है। बात सड़क मार्ग की जाए तो लगातार एक्सीडेंट भी बढ़ गए हैं, क्योंकि जब कोहरा पड़ता है तो एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा होती है और इसका परिणाम लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे उन्नाव में भी जल्दी जो एक्सीडेंट हुआ, इसके अलावा आज में जो हाईवेज है वहां पर लगातार हादसे दर हादसे बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इससे जो वाहनों की रफ्तार है उस पर काफी असर पड़ा है और आने वाले दिनों में और ज्यादा इस पे जिससे जिससे कोहरा बढ़ता जाएगा तो वाहनों की जो रफ्तार है सुबह व शाम के समय काफी कम रहेगी। दिन में ही जो है जब मौसम साफ रहेगा तो फिर से अपने पूर्व स्थिति पर जो यातायात के साधन वो चलते रहेंगे। जी ठीक है, हमारे साथ राजू शर्मा मेरठ से जुड़े हुए हैं। राजू, मेरठ की अगर हम बात करें तो वहां पर फिलहाल मौसम में क्या परिवर्तन फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है, मेरठ का तापमान कैसा रहने वाला है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अब मौसम ने अपना जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ाना शुरू कर दिया है। जो ठिठुरन है वो बढ़नी शुरू हो गई है। उसके साथ साथ ही अब जो है आज से कोहरे ने भी अपनी जो दस्तक है वो देनी शुरू कर दी है। यानी कि अब जो है ठंड के साथ साथ जो कोहरा है वो भी लोगों को डराने वाला है, क्योंकि जिस तरह से कोहरा बढ़ता है तो उससे कहीं ना कहीं आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है। उनके जो वाहन है वो भी सड़कों पर तेजी से स्पीड में नहीं दौड़ पाते और तमाम अन्य समस्याओं का भी लोगों को सामना करना पड़ता है। अगर मौसम की बात करें तो लगातार अब मौसम ठंडा होता जा रहा है। दिवाली के बाद लगातार प्रदूषण ने भी अपना स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया था और उसके बाद अब कोहरा, तो कहीं ना कहीं आम जनता पर अब दोहरी मार पड़ने वाली है। प्रदूषण के अलावा जो कोहरा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आम जनता को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ने वाला है। वहीं अब उत्तर प्रदेश में 25 शहरों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं अब बारिश भी जो है आम जनता को परेशान करने वाली है। फिलहाल अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में अभी बूंदाबांदी कहीं भी नजर नहीं आई है, लेकिन 5 दिसंबर तक अलर्ट जारी किया गया है कि 5 दिसंबर तक हल्की बूंदाबांदी
जो है वो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए जिस तरह से बारिश होगी और पहले से ही आज से कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है, तो कहीं ना कहीं आम जनता को ठंड से जो है समस्या का सामना करने वाला है। ठीक है राजू, अगर हम बात करें यहाँ पर तो लोगों को कितना जागरूक किया जा रहा है, साथ ही साथ प्रशासन कितना अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रदूषण लगातार अपना ग्राफ बढ़ा रहा था, तो उसको देखते हुए मेरठ के चाहे डीएम होता है, अन्य तमाम अधिकारी हो, वो लगातार अलर्ट नजर आए और उन्होंने तमाम जो अधिकारी थे, अधीनस्थ थे, उन्हें दिशा निर्देश जारी किए थे कि लगातार जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और मेरठ नंबर 1 बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस ग्राफ को कम किया जाए, लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाए। तो इसको देखते हुए नगर निगम ने अभियान भी चलाया, जगह जगह छापेमारी कर जुर्माना भी लगाया और लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया और ये प्रयास लगातार निरंतर जारी है। लेकिन अब प्रदूषण के साथ साथ जिस तरह से कोहरा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे आम जनता को परेशानी होने वाली है। ठीक है, आगरा से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजेंद्र जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, आगरा की बात करें तो मौसम का क्या हाल आगरा में है, साथ ही साथ गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई कि नहीं, क्योंकि वहां पर जो हाईवेज है वहां पर हम ज्यादातर देखते हैं कि एक्सीडेंट्स का डर बना रहता है। देखिए, ऐसी अगर ठंड की बात की जाए तो पिछले 3 दिन पहले यहाँ एक दिन बारिश हुई है, बारिश के बाद यहाँ थोड़ी ठंड बढ़ी है। लेकिन अभी सुबह की अगर दिन की बात कर लेते हैं तो अधिकतम 26 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर है, तो सर्दी यहाँ पर दिन में नहीं है। सुबह तड़के सुबह और तकरीबन रात को 9 बजे के बाद यहाँ सर्दी का कम देखने के लिए मिल रहा है। और अगर सड़कों की बात कर लें तो ठंड का प्रकोप अभी इतना नहीं है, क्योंकि नवंबर लास्ट हो चुका है, दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अगर पिछले साल की बात कर लें तो दिसंबर में काफी ठंड पड़ती है। आगरा में इस बार इस तरह का माहौल नहीं है। जिस तरह से बारिश हुई है, बारिश के बाद माना जा रहा था कि ठंड बढ़ेगी, लेकिन अभी तक जिस तरह की ठंड यहाँ पर नहीं है। और बच्चे, स्कूली बच्चे हैं, सुबह स्वेटर पहन के जा रहे हैं और सड़कों पर अगर देखा जाए तो पहले की तरह से जो भीड़-भाड़ है वो देखी जा रही है। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि आगरा में लगातार ठंड काफी रहती है और आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि ठंड काफी रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो मौसम है वो ठीक है, ज्यादा ठंड नहीं है, लोग बाहर निकलते देखे जा सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर प्रशासन की बात करें तो जो जलवायु प्रदूषण है और जो AQI है वो जरूर यहाँ ज्यादा देखने को मिल रहा है सर्दी में। तो नगर निगम ने उसके लिए भी तैयारी कर रखी है। सड़कों पर छिड़काव यहाँ दोनों समय किया जा रहा है, सफाई का भी विशेष तौर से ध्यान दिया जा रहा है। और लगातार जिस तरह से शिकायतें मिल रही थी कि ताजमहल को लेकर और आगरा की अगर हम बात करें तो प्रदूषण काफी यहाँ पर फैल रहा था, सर्दी को लेकर यहाँ चिंता चल रही थी, कोहरे में लगातार ये और ज्यादा नुकसान दे सकता है आम जनता के लिए। तो उसके लिए भी तैयारी है यहाँ प्रशासन ने की रखी है। यति ठीक है अजेंद्र, अगर हम आगे आपसे बात करेंगे और बता दें आपको कि 5 दिसंबर तक बादल बरस सकते हैं, अनुमान लगातार जताया जा रहा है। ठंड अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुकी है। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर अनिल का रुख करना चाहेंगे। अनिल, अगर हम बात करें बुलंदशहर में तो अस्पतालों में किस तरीके का हाल देखने को मिल रहा है, वहाँ क्या तैयारियां हैं, क्योंकि सर्दी जुकाम जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है ठंड के मौसम में? देखिए, ऐसे बिल्कुल अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में पहले भी जो स्थिति थी वो भी बेहाल बनी हुई थी। लेकिन आज की बात करें तो आज भी स्थिति उसी जबकि तक बनी हुई है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। कुंभकर्ण की नींद, क्योंकि लगातार मौतें हो रही हैं। जो डेंगू की से लगातार बहुत ज्यादा मौतें हुई थी, लेकिन जो बुलंदशहर के जो CM होते और जो चाहे DM हो, उन्होंने ऐसे निर्देश जारी किए थे कि कोई भी जो अधिकारी है, कोई भी लैब का है, कोई भी कर्मचारी है, वो किसी तरह की डेंगू की पुष्टि नहीं करेगा। लेकिन लगातार जो ऐसे मौतें हुई थी, जबकि आदेश भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए थे कि गाँव-गाँव छिड़काव भी किया जाए। जो सेक्रेटरी थे उनको भी मौजूद किया गया था कि जो डेंगू का जो लार्वा दवाई है उसको छिड़का जाए। लेकिन कहीं जो सेक्रेटरी है, BDO, उन्होंने आंखों पट्टी बांध ली। किन्हीं गाँव में कोई तरह किसी तरह कोई छिड़काव नहीं किया। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। अगर व्यवस्था की बात करें तो किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, लगातार लोगों को खांसी जुकाम की है। अगर बात की जाए तो जो डॉक्टर है वो लगातार बाहर की तरफ दवाई ज्यादा लिख रहे हैं, क्योंकि उनका डॉक्टरों का कहना है कि सरकार के द्वारा दवाइयां अस्पतालों मुहैया नहीं कराई गई है। इसलिए वो बाहर अस्पतालों की जो डॉक्टर है वो जो बाहर मेडिकल है उन पर दवा लिख रहे हैं। क्योंकि और दवा लिखने का कारण ये है कि जो डॉक्टर है उनका कहीं ना कहीं जो बाहर मेडिकल है उन पर कमीशन खोरी बंधी हुई है। और उसको लेकर हमने एक बार जो शिकारपुर के जो विधायक है, जो पूर्व मंत्री भी रहे थे अनिल शर्मा, इसको लेकर एक मुद्दा भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरे को मुद्दा उठाया गया था।
उसमें, तो उन्होंने कहा था जांच कराई जाएगी, लेकिन वो जांच सिर्फ ठंडे बस्ते में पड़ के रहेगी। जो विधायक उनके द्वारा किसी तरह की जांच की गई, सिर्फ आश्वासन दिया गया, और उनके लिए लगातार जो लोग थे उनके द्वारा भी शिकायत की गई कि साहब जो डॉक्टर है वो बाहर की दवा लिखते हैं, भीतर से दवा नहीं देते हैं। तो डॉक्टरों ने कहा कि इस तरह की अभी कोई दवा अस्पतालों में सरकार के द्वारा नहीं दी गई है, जिससे कि लोगों को कहीं ना कहीं फायदा मिले। तो आखिरकार अस्पतालों में जो ब्रजेश पाठक है, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री है, तो वो लगातार अस्पतालों में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेहतर बनाने की लाख कोशिश करें। लेकिन डॉक्टर बात किया, नीचे के स्तर के कर्मचारियों की बात की जाए तो उनके मंसूबों को कहीं ना कहीं पलीता लगा रहे हैं, और जो गरीब ठीक है, तबके के जो लोग हैं, आनंद वो वापस आएंगे। प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर मौसम का क्या हाल है, साथ ही साथ पर्यावरण चूंकि ज्यादा दिल्ली में प्रदूषित रहता है, तो यहाँ की भी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 से 3 दिन में दिल्ली में बादल छाए हुए थे, मौसम बदला हुआ था, सुबह धुंध थी, लेकिन आज की बात करें तो आज जरूर सूरज देवता के दर्शन दिल्ली वासियों को हो गए। और जो दिल्ली की हवा है वो अभी भी प्रदूषित है। बात करें दिल्ली का एक्यूआई, अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 400 से ज्यादा जो एक्यूआई है वो चल रहा है, जो कि सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है। और मैं आपको बता दूं कि ठंड से थोड़ी सी राहत जरूर आज दिल्ली वासियों को मिल रही है, क्योंकि सूरज साफ तौर पर मैं कहूँ निकल चुका है, लेकिन धुंध और जो दिल्ली की हवा है वो अभी दूषित है। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि 5 दिसंबर तक बिरसे के बादल मौसम ने करवट बदल ली है और फिलहाल लोग कहीं ना कहीं अब अपने घरों में दुबके हुए नजर आने लगे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कोहरे की चपेट में आए कई रूटों के 14 विमान अमौसी एयरपोर्ट से सभी की होनी थी रवानगी। बता दें कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद आदि रूट के चपेट में आए कई फ्लाइटें 1 घंटे तक हुई लेट। कोहरे की चपेट में आए कई रूटों के 14 विमान। आपको बता दें कि ट्रेन लेट हुई है, मौसी एयरपोर्ट से सभी की रवानगी होनी थी। कई फ्लाइट्स हुई लेट। अमौसी एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि कई फ्लाइट्स हुई लेट। दिल्ली से खबर, जहां पर 2016 के बाद राजधानी सबसे प्रदूषित, दिल्ली हुई दिसंबर की सबसे प्रदूषित शुरुआत। एनसीआर की हवा बहुत खराब श्रेणी में हुई दर्ज। दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ा वायु प्रदूषण। दिल्ली में अभी भी बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई, कई इलाकों में एक्यूआई लेवल 400 के पार। हलामा 412, पंजाबी बाग 402 व आनंद विहार 400 तक। विवेक विहार इलाके में 428, खला में 412, पंजाबी बाग में 402, आनंद विहार में 400 तक एक्यूआई दर्ज किया गया है।
दिल्ली से खबर जहां पर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का ग्रेडिंग सिस्टम बदला। अब 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में परसेंटेज नहीं होंगे। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं में अब सिर्फ मिलेंगे ग्रेड पॉइंट्स। डिवीजन और डिस्टिंक्शन में नहीं होगी जारी। 10वीं और 12वीं में सिर्फ मिलेंगे ग्रेड पॉइंट्स। अयोध्या से खबर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। आज हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करेंगे सीएम। राम जन्मभूमि रामलला का करेंगे दर्शन। अयोध्या एयरपोर्ट का करेंगे निरीक्षण। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पहुंचने की उम्मीद। राम जन्मभूमि रामलला के दर्शन करेंगे। आज मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पहुंचने की उम्मीद। राम जन्मभूमि रामलला के करेंगे दर्शन। अयोध्या एयरपोर्ट का करेंगे निरीक्षण। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ से खबर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम। 50 बसों में 38 इंटरसेप्टर 12 वैन का करेंगे फ्लैग ऑफ। 4100 इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को देंगे अनुदान राशि। महिला चालकों के प्रशिक्षण के लिए होगा एमओयू साइन। यूपी कौशल विकास मिशन के तहत होगा एमओयू। पांच के डीसीएम आवास पर दोपहर 2 बजे होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम। महिला चालकों के प्रशिक्षण के लिए होगा एमओयू साइन। यूपी कौशल विकास मिशन के तहत होगा एमओयू।
बस्ती से खबर जहां पर पूर्व विधायक कमलमणि त्रिपाठी की बढ़ सकती है मुश्किलें। एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है वारंट। आपको बता दें कि एसपी को स्पेशल टीम बनाकर गिरफ्तार कर दिया आदेश। 22 साल पहले हुए अपहरण कांड मामले में हुआ एक्शन। वारंट तामील कर व गिरफ्तार कर हाजिर करे एसपी। कोर्ट ने कहा है चर्चित मधुमिता हत्याकांड में हाल ही में छूटे हैं त्रिपाठी कमलमणि सहित 2 अन्य नानिश के खिलाफ भी वारंट है। वारंट तामील कर गिरफ्तार कर हाजिर करे एसपी। कोर्ट ने आदेश जारी किए। बाईस साल पहले हुए अपहरण कांड मामले में हुआ एक्शन। चर्चित मधुमिता हत्याकांड में हाल ही में छूटे हैं त्रिपाठी। कानपुर से खबर जहां पर प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी। 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। आग लगने की वजह नहीं हो सकी है साफ। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। नौबस्ता थाना क्षेत्र के सिमरा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। एक्चुअली 8:45 के लगभग नौबस्ता पुलिस को ये खबर मिली कि यहाँ सिमरा एक गांव है, वहाँ प्लास्टिक बनाने की और उसकी गोडाउन है, एक फैक्ट्री है, वहाँ पे आग लग गई है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, फायर ब्रिगेड भी मौके पे आ गई और आग पर तुरंत ही काबू पा लिया गया। यहाँ किसी तरह के जान की कोई क्षति नहीं हुई है। बाकी अभी आप देख रहे हैं तो पूरी फोर्स लगी हुई है और आग को बुझा दी। किस चीज की फैक्ट्री थी सर जिससे आग लगी? अभी इसके बारे में जानकारी की जा रही है। जो प्रथम सूचना है उसमें यह है कि प्लास्टिक के दाना बनाने की ये फैक्ट्री थी और गोडाउन था। लखनऊ से खबर जहां पर यूपी सेतु निगम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। 125 करोड़ के टेंडर में अनियमितता को लेकर शिकायत। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप है। पूरे मामले में सीएम और राज्यपाल से की गई है शिकायत। एमडी राकेश सिंह ने मुख्य परियोजना प्रबंधक को सौंपी जांच। एमडी राकेश सिंह ने मुख्य परियोजना प्रबंधक को जांच सौंपी। यूपी सेतु निगम 125 करोड़ के टेंडर में अनियमितता को लेकर हुई शिकायत।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूरे मामले में मांगी है सेतु निगम में आख्या। $125 करोड़ के टेंडर में अनियमितता को लेकर शिकायत। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनटीपीसी में 2 यूनिटें हुई बंद। यूनिट बंद होने से गहरा बिजली संकट। एनटीपीसी में चौथी व 5वीं यूनिट को बंद किया गया है। बॉयलर में रिसाव के चलते बंद हुई है यूनिट। तकनीकी खामियों के चलते यूनिट को किया गया है बंद। बॉयलर में रिसाव के चलते बंद हुई यूनिट। तकनीकी खामियों पर 210 मेगावाट की यूनिटें बंद। मरम्मत के बाद ही चालू की जाएंगी यूनिटें। लखनऊ से खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में पैर जमाएगी। सपा ने ऑफिस के लिए खजुराहो में जमीन खरीदी है। खजुराहो को मुख्यालय बनाकर काम करेगी सपा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और चंबल पर फोकस। ऑफिस का शिलान्यास करने जल्द ही जाएंगे अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश से खबर और अब रुक करेंगे खबरों का। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत प्राप्त मतों की गणना कल 3 दिसंबर को होनी। मतगणना की सारी तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली है। जिले की तीनों विधानसभा के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। 14 टेबलों में होने वाली इस मतगणना के लिए इस बार महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना का कार्य संपन्न कराएंगी। मतगणना स्थल को 3 लेयर में के सुरक्षा घेरे में रखा गया। जिला नक्सल प्रभावित होने के कारण इन स्थानों पर भी जवानों की तैनाती की गई है। जो भी चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने तैयारियां कर ली हैं। जैसे जैसे निर्देश हमको समय समय पर सीओ ऑफिस से मिलते रहे, उस हिसाब से हमने तैयारियां कर ली हैं। उसी का हम लोग निरीक्षण करने आए थे। मैं और एसपी साहब दोनों आए थे। एसपी साहब ने सुरक्षा व्यवस्था की भी निरीक्षण कर लिया। हमने आवश्यक निर्देश भी दे दिए। तो कोशिश यही है कि जिस प्रकार से प्रोविजंस हैं, डायरेक्शन है, उस हिसाब से हम लोग की मतगणना संपन्न होगी। कितने टेबल रहेंगे, कितने राउंड रहेंगे? देखिए, हर रूम में 14 टेबल रहते हैं। जो नियम है उसी हिसाब से टेबल की जा रही है। इसके अलावा पोस्टल बैलेट के लिए टेबल रहता है। ETQBS की स्कैनिंग के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी निर्वाचन आयोग के निर्देश है शब्दशः पालन किया जा रहा है। फरीदाबाद में वर्ल्ड एड्स डे के उपलक्ष्य में कैंडल मार्च निकाला गया है और ये कैंडल मार्च बादशाह खान सिविल अस्पताल की तरफ से निकाला गया, जो अस्पताल से होते हुए भी गोल चक्कर से होकर दौरान कैंडल मार्च निकालने वाले सभी के हाथों में एड के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तख्तियां थी। जानकारी ही बचाव है। जब हमें जानकारी मिलेगी कि किन 4 कारणों से होता है तो अपने आप ही बचाव हो जाएगा। ठीक है, आज वर्ल्ड एड्स डे है, उसके उपलक्ष्य में एक अवेयरनेस ये हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं और जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम भी हुए हैं और 1 से 15 तक होंगे और बाकी भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं।
तो दवाई खाने के दौरान आदमी आम तरीके जिंदगी बिल्कुल, अगर दवाई खाता है और अपना वो डाइट अच्छी लेता है, प्लस सबसे बड़ा ये है कि स्ट्रेस नहीं होता। हमारे में ये है कि अगर फैमिली का जो एक्सेप्ट कर ले, मतलब उसको कि ये आम ही है। जैसे हम दवाई तो और भी चीज़ों की लाइफ लॉन्ग खाते हैं ना, डायबिटीज़ की खाते हैं या और थायराइड की भी हो गई, तो ऐसे ही हम पेशेंट को ये बोलते हैं ये भी एक मतलब और बीमारियों की तरह आप इसको एक नॉर्मल ही लीजिए कि दवाई बस टाइम से खाइए, डाइट अच्छी लीजिए। क्या चलिए, आज 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे है। इसके सेलिब्रेशन के लिए हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं जिससे अवेयरनेस कर सके, लोगों को एड्स के प्रति जागरूक कर सकें जी। कि एड्स से जो भी अगर कोई ग्रसित है वो ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं या सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। वो ऐसा नहीं है, इसका इलाज है और इसके साथ भी लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ। क्या पूरी तरह ठीक हो सकता है आदमी इसमें? पूरी तरह इसमें स्वस्थ नहीं होता, पर लाइफ क्वालिटी अच्छी होती है। लाइफ कितनी दिन चल जाती है अगर किसी को एड्स हो जाए तो? एड्स हो जाए तो लाइफ का ऐसा नहीं होता। अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता है, दवा लेता है, इन्वेस्टिगेशन कराता है, हेल्थ डिपार्टमेंट या हमारे जो भी है डॉक्टर के परामर्श से सही चलता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज नॉर्मल होती है, ऐसी ही हो सकती है। रतलाम के ताल में एक युवक ने गला काटकर खुदकुशी कर ली। घटना का वीडियो सामने आया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे बुरी तरह जख्मी युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाई। यहाँ इलाज के दौरान उससे दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि ताल प्रभारी पृथ्वीराज खलाटे ने युवक की पहचान असम में डिब्रूगढ़ निवासी की है। पुलिस ने बताया कि जोसेफ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये जो मृतक जिसने आत्महत्या की है वो जोसेफ उर्फ जान, ये नामरूप थाना नामरूप और असम का रहने वाला है। ये अपने दीपांकर इसका साथी है और 2 महिलाएं हैं उसके साथ मजदूरी के लिए ये अहमदाबाद के लिए निकले थे। यहाँ से रास्ते में इसका मन है ना विचलित था कि मैं वहाँ मजदूरी करने मेरे को नहीं जाना, तो उनके साथियों ने समझाया कि हम लोग हैं, परंतु ये बीच में ऐसा लगता है कि आलोट में ये उतर गया और वहाँ से किसी साधन से ये थाने ताल पे आया था। ताल पे हमारे स्टाफ ने, आरक्षक ने उसको बताया कि असम कैसे आओगे। इसके बाद ये बाहर जाके इसने किसी नुकीली या धारदार, मेरे को लगता है ब्लेड के कोई टुकड़े से इसने गर्दन काट के आत्महत्या की है। जबलपुर जिले के अंतर्गत आने वाला जिला चिकित्सालय विक्टोरिया अस्पताल में 3 साल के मासूम के साथ हुआ, जहां अपनी मां के सिवा किसी और के पास नहीं रहना चाहती, जिसका उपचार भी विक्टोरिया अस्पताल में बच्चा वार्ड में चल रहा है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के वर्मा ने बताया कि लगभग 3 वर्ष की मासूम को यहां पर समाजसेवी व गरीब नवाज समेटी के इनायत अली के द्वारा भर्ती करवाया गया, जिन्हें 3 वर्ष की मासूम बच्ची विक्टोरिया अस्पताल परिसर में लावारिस हालत में रोते हुए मिली है। और आपको बता दें कि भीषण टक्कर हुआ, जहां पर टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। वहीं घटना से ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर आपको दुमका से बता रहे, पुलिस द्वारा घायल चालक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरियाहाट पहुंचाया गया है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अगिट्टी लोड ट्रक दुमका के रास्ते हसदिया की ओर जा रहा था, वहीं विपरीत दिशा से आ रही ट्रेलर में ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। और बुलेटिन में देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।